नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में पुनः एक बार आपका स्वागत है। और पिछले सेशन में हम लोगों ने विज्ञान विषय की बेसिक जानकारी के संबंध में कुछ सीखा था। हमने आपसे वादा किया था कि हम अगला जो टॉपिक होगा इसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ आपको एक कोटेशन से जोड़ना चाहेंगे, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। इस कथन में आपको बताने की कोशिश की गई है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल सटीक और निर्भीक बने रहिए। इसमें दो राय नहीं है कि आप अगर अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करेंगे तो आपको सफलता ना मिले। ये 100% श्योर है कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी बरतेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको जोड़ना चाहेंगे आपके टॉपिक से, जो कि साइंस विषय से जुड़ा हुआ है, और हम लोग बात कर रहे थे सेल के बारे में। आइए हम लोग बात करते हैं आगे। अभी पिछले सेशन में हम लोगों ने आपसे बात की थी कि वास्तव में जो बायोलॉजी शब्द है इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया। तो उस दौरान हमने आपको बताया था कि लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। उसी दौरान आपको बायोलॉजी शब्द के दो उपवर्गों के बारे में भी बात बताई गई थी। जैसा कि बताया गया था कि बायोलॉजी के दो उपवर्ग, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। जो जूलॉजी है, जूलॉजी को भी आपको बताया गया था, जूलॉजी जीवों का अध्ययन है, और बॉटनी जो है वो प्लांट का अध्ययन है। अब उसी दौरान आपको बायोलॉजी का फादर ऑफ बायोलॉजी बताया गया था, तो वहां अरिस्टोटल या अरस्तु बताया गया था। साथ ही साथ अगर फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो उन्हें आपको अरस्तु या अरिस्टोटल बताया गया था। अगर हम फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो वहां पर हमने आपको बताया था थियोफ्रेस्टस। इन दोनों लोगों की बुक का नाम भी आपको बताया गया था कि अरस्तु की जो बुक है उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम, जिसमें लगभग 500 जीवों के बारे में, उनके उत्पत्ति से लेकर अन्य क्रियाओं तक का वर्णन किया गया है। और अगर हिस्टोरिया प्लांटेरियम की बात करें तो उसमें वनस्पतियों के बारे में बात हो रखी थी। अब इस दौरान ही हम लोगों ने आगे की जो कंटिन्यू किया, तो उस दौरान हमको एक छोटा सा टर्म जो दिखाई दिया, वहां पर हम लोगों ने सेल शब्द तक जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब सबसे पहला अगर हम सेल के बारे में बात करें तो सेल है क्या, या जिसको हम कोशिका कहते हैं है क्या, तो उसके संबंध में कि कोशिका प्रत्येक जीवधारी की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कोशिका या सेल क्या है, तो वह कोशिका के प्रत्येक जो जीवधारी होंगे उनकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होगी। क्रियात्मक और संरचनात्मक का आशय यह है, संरचनात्मक और क्रियात्मक का आशय यह है कि संरचना, जैसे हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव की, इसका मतलब उसके अंतः में एक कोशिकीय में या एक सेल्स में सारे ऑब्जर्वेशन या सारी क्रियाएं हो जाती हैं। अब वहीं जो हम बात करते हैं बहुकोशिकीय के बारे में, इसका मतलब एक जैसे समान सेल मिलके संरचना में बहुत सेल की संरचनाओं के आधार पे एक अपना बहुसेल कोशिका का निर्माण कर देते हैं। उस दौरान जो उनकी संरचना होती है वह बहुकोशिकीय संरचना के रूप में जानी जाती है। अब अगर हम बात करें यहां पर संरचनात्मक और क्रियात्मक से जुड़ा हुआ, तो आप देखेंगे कि जो कोशिका है उसमें स्वतः जनन होता है, मतलब वह अपने आप डिवाइड होती है और अपने आप ही उनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती है। और एक कोशिका, यहां भी जैसे हमने आपको बताया कि एक कोशिकीय जीव जो जिसमें एक कोशिका होगा वो एक कोशिकीय कहलाएगा, और जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं होंगी वो बहुकोशिकीय जीव कहलाएगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसे जिन ब्रांच का अलग अलग अध्ययन करने का नाम है, जैसे सेल का अध्ययन अगर जिस ब्रांच के आधार पे किया जाता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं, ऐसे ही रुधिर का अध्ययन जो किया जाता है हीमेटोलॉजी कहलाता है। ऐसे अस्थियों का अध्ययन जो होता है अस्टियोलॉजी कहलाता है। तो यहां पर जो सेल है या सेल विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी या कोशिका
विज्ञान कहलाता है। यहां तक बातें आप उम्मीद है समझ पाए होंगे। आगे अगर हम देखें तो इस सेल की उत्पत्ति से संबंधित, या हम कह लें जीवों की उत्पत्ति के संबंध में जीवों की उत्पत्ति के संबंध में एआई ओपेरान मॉडल सबसे ज्यादा मान्य है। और एआई ओपेरान मॉडल में उनकी एआई ओपेरान की एक बुक है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसी में उन्होंने जीवों की उत्पत्ति के संबंध में व्याख्या की हुई है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो सेल्स के बारे में पूछी जाती हैं कि कोशिका में अगर तत्व के आधार पर, प्रतिशतता के आधार पर अगर हम देखें तो तत्वों का संयोजन क्या है या संगठन क्या है। तो इस दौरान आप अगर देखें तो यहां देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो 65% है, कार्बन जो है 18.5% है, और हाइड्रोजन जो है 9.8% है, और नाइट्रोजन 3.3% है। अब इस आधार पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है सेल में निम्न का संगठन क्या है, या सेल में सबसे ज्यादा जीव कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन होगा ऑक्सीजन। अब यहीं पे अगर कह दे कि कार्बनिक रूप में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो यहां ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा और यहां पर आंसर आपका होगा प्रोटीन। मतलब अगर नॉर्मल पूछा जा रहा है कि जीव में जो आपका जीवों की उत्पत्ति है उसकी प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक किस तत्व की अधिकता होगी, तो ऑक्सीजन, और कार्बनिक रूप में प्रोटीन का। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब कोशिका को हमने यहां पर अभी तक हमने संगठन तक की बात की। अब बात आती है कि कोशिका को सबसे पहले खोजा किसने। तो इसी क्रम में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक जिन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की। अब कोशिका की खोज जो इन्होंने किया था वो बोतल के कार्क से किया था, और वास्तव में ये जो कोशिका इन्होंने खोजा था वो निर्जीव था, निर्जीव था। उसके बाद एंटोनी ल्यूवेनहॉक इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका की खोज की, कोशिका की खोज की। यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, या सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, या जो सर्वप्रथम खोजा गया कोशिका था वह किस प्रकार से था, जीवित था या मृत था। तो यहां से आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आइए हम लोग आगे बात करें। अब इसी को और आगे थोड़ा सा कंटिन्यू किया गया, और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कोशिका सिद्धांत, ध्यान रखिए यहां बात हो रहा है कोशिका सिद्धांत, और अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा था कोशिका के अध्ययन को, या कोशिका के बारे में अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाएगा, लेकिन कोशिका सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम स्लाइडन और स्वान है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे अगर हम देखें कोशिका से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहां नोट डाउन किया गया है, इसको आपको याद रखना है। जैसे अगर आपसे पूछ लेता है सबसे बड़ी कोशिका या सबसे बड़ी सेल किसकी है, तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये सबसे बड़ा सेल है। अगर सबसे छोटी कोशिका की बात होती है तो इसमें माइकोप्लाज्मा, या इसी को ऑप्शन में पीपी येलो के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पीपी येलो का फुल फॉर्म भी पूछ लिया है, तो इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोप्लाज्मा का फुल फॉर्म है जो पीपी येलो के नाम से जाना जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आगे आए देखें हम, अगर मानव के सापेक्ष में देखा जा रहा है सबसे लंबी कोशिका के बारे में, तो वह तंत्रिका तंत्र की कोशिका है, या इसी को नर्व सेल के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो वह अंडाणु है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आप लोगों ने समझा होगा। आगे बढ़े हम, आगे देखें मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की, मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर बात हो रही है तो अंडाणु हो गया, और सबसे लंबी हो गई तो वहां नर्व सेल हो गया। अगर हम करें सबसे बड़ी कोशिका तो यहां क्या होगा, आपका शुक्राणु होगा, और यहां मानव शरीर की सबसे लंबी जो कि हमने पहले बात कर रखा है वो तंत्रिका तंत्र ही होगी। आइए अब इस संरचना के आधार पर कोशिका का डिवाइडेशन किया गया है। तो कोशिका मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया है, या कोशिका के मुख्य दो भाग हैं। कौन कौन, एक आपका होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल।
अब इसमें कुछ विशेष अंतर है, उस अंतर को अगर हम समझ लें तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप देख रहे होंगे ये स्लाइड पे दो फिगर लगे हुए हैं। इन फिगर में आपको अगर हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो देखें कि यहां पर एक मध्य में एक गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर ही एक गाढ़ा सा और पदार्थ देखा जा रहा है, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में देखें तो अंतर के रूप में अगर पहला देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में कहीं भी केंद्रक का होना या केंद्रक नहीं पाया जा रहा है। दूसरी बात यहां देखेंगे कि इसमें जालनुमा एक संरचना दिखाई दे रही है। तो यह जो संरचना होता है, यह संरचना आपके इस वाले यूकैरियोटिक सेल में इस केंद्रक वाले भाग के अंदर स्थित होता है। मतलब अगर हम कम शब्दों में कहें तो केंद्रक जो विकसित है यूकैरियोटिक में और केंद्रक नहीं विकसित है प्रोकैरियोटिक में, और जो आनुवांशिक मटेरियल है वह प्रोकैरियोटिक में बिखरा हुआ है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रिका के अंदर स्थित है। यहीं पे श्वसन के लिए आपके यहां एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में यही माइटोकॉन्ड्रिया मीजोसोम के नाम से जाना जाता है। मीजोसोम। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि यूकैरियोटिक सेल में श्वसन के लिए उत्तरदायी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसी के समान प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है? तो उसका आंसर आपका होगा मीजोसोम। इसमें आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट हुआ, प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट हुआ, आपका हरित लवक हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। ये सारे ऑर्गेनल यहां पर अब्सेंट पाए जाएंगे, नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में ये पाए जाते हैं। अगर यहां बात करें हम आपके आनुवांशिक गुण के लिए वाहक जो होता है क्रोमोसोम, अगर इनकी बात करें तो इसमें एक पाया जाता है। क्रोमोसोम की संख्या इसमें एक पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक से अधिक क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है। तो ये कुछ बेसिक अंतर है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। और अगर हम पुनः एक बार इसको रिवाइज करना चाहें तो आप इसको देखें कि प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक अविकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक में श्वसन के लिए मीजोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। साथ ही साथ अगर इसमें एक पॉइंट और रह गया है कि जो प्रोकैरियोटिक है इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में 70S और 80S ये दो प्रकार के राइबोसोम हैं जिनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। ये दोनों यहां पाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि इन सारे पॉइंट के आधार पे आपको कोशिका से संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप लोग अपने दे पाएंगे। और आपको ये सेशन कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।